तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भर्तियों का पिटारा आ चुका है, बहुत सारी भर्तियां एक के बाद एक राजस्थान गवर्नमेंट में आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी तैयारी जारी रखिए और फ्यूचर प्लस क्लासेस आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। आज मैं 2 दिन का सेशन एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हमने डील किए हैं वो सारे टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और हमने थोड़े बदलाव किए हैं कि द हिंदू के साथ साथ हमने दैनिक भास्कर न्यूज़ के भी बहुत सारे आर्टिकल्स को कवर करना शुरू किया जो कि लोकल राजस्थान के हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है या एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका करंट अफेयर हमारी जिम्मेदारी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला सेशन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है किसान सम्मान निधि के बारे में। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है वो किसान सम्मान निधि। लोकसभा चुनाव के पहले 11.19 लाख किसानों के घर ई-केवाईसी करवाएगी सरकार। देखिए यहाँ पे दो बातें आपको समझने की है। पहला, किसान सम्मान निधि क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपका ई-केवाईसी क्या होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। हम पहले ई-केवाईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो शब्द है वो है आपका ई-केवाईसी। देखिए ई-केवाईसी का अगर फुल फॉर्म रखें तो हम वो होगा इलेक्ट्रॉनिक, ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। तो देखिए ई-केवाईसी में क्या होता है कि ई-केवाईसी में कहीं ना कहीं पे आपका आधार कार्ड या अदर किसी आईडी से आपका बैंक खाते को लिंक कर दिया जाता है, या जो आपकी पर्सनल पहचान है उसको कहीं ना कहीं पे लिंक कर दिया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं पे जो आपको जो बेनिफिट मिलना है वो किसी और को ना जाए या बेनिफिट डबल किसी को ना मिले, जो कि अब लीकेज जो है कहीं ना कहीं वो बच जाए, उसको हम ई-केवाईसी करते हैं। देखिए ई-केवाईसी की ज़रूरत क्यों है। ई-केवाईसी की ज़रूरत इसलिए है कि आपको जो भी डीबीटी का लाभ मिल रहा है, डीबीटी इसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये लाभ आपको डायरेक्टली मिल सके। देखिए डीबीटी में क्या रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा आपके हक के लिए डालती है या आपके किसी भी योजना के अंतर्गत आपके इसमें डालती है खाते में, वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। उसे डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपने देखा होगा तो जब आपकी जो गैस आप सिलेंडर भरवाते हैं उसकी सब्सिडी इसी से आती है। विभिन्न योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे जो बीच में जो बिचौलिए थे, जैसे कि मान लो जिस पैसा कहीं ना कहीं पे बीच में कैश ले रहे हैं, किसी ने रख लिया, जितने भी खर्चे थे, ट्रांजेक्शन चार्जेस थे और करप्शन के जो चांसेस हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं पे बच गए। वो सब कहीं ना कहीं मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ई-केवाईसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बैंक अकाउंट में, और आप उसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग या डायरेक्टली बैंक जाके विड्रॉ कर सकते हैं। ई-केवाईसी में नो योर कस्टमर क्या है, आपकी जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब उस पर्टिकुलर जो जो लाभ सरकार दे रही है उसके लिए आप खुद ही ग्राही हो और आपको ही वो लाभ मिलना चाहिए। वो ई-केवाईसी से कहीं ना कहीं पे डिसाइड होता है। ई-केवाईसी मतलब जो आपका लाभ है वो आप ही को मिले, और नो योर कस्टमर जो सामने जहाँ से आपसे लाभ आ रहा है वो आपको जान सके, आपके बारे में पूरी जानकारी वो ले सके। ई-केवाईसी में क्या रहेगा, आपको आपका कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, वो कहीं ना कहीं पे उससे उसको लिंक कर दिया जाएगा और आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये आपका ई-केवाईसी है। तो जो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें ई-केवाईसी का रोल ये है कि जब आप ई-केवाईसी करा लोगे तो सीधा आपके खाते में पैसा आ जाएगा, तो किसी और को नहीं जाएगा और उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं पे ना हो। मतलब आपके पैसे के लिए आप ही जिम्मेदार और आपको मिलेगा वो। ये कहीं ना कहीं पे ई-केवाईसी का फायदा है। चलिए, तो ई-केवाईसी आपको ध्यान रखना है, नो योर कस्टमर्स का फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि क्या है
और एग्जैक्टली इसका फायदा क्या है। देखिए, जो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि थी उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है, 6,000 रुपये उसमें मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दो तीन चीज आप ध्यान रखो, कितना मिलेगा उसमें, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कितने, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000, 2,000 और 2,000। अब दूसरी बात, क्यों दिए जाते हैं, याद रखिएगा, किसानों को कहीं ना कहीं पे इससे फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंच सके या सहायता पहुंचा सके। वो कौन से, सिर्फ किसान जिनके पास में लैंड है या जिनके पास में जमीन है, उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 6,000 कैसे मिलेंगे आपको, डीबीटी, किसान कैसे मिलेंगे, डीबीटी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे उसके खाते में कहीं ना कहीं पे चले जाएंगे। दूसरी बात, कौन से किसान एलिजिबल है, मार्जिनल फार्मर, जो कि बहुत मतलब जिनके पास में ज़मीन कम है, अप टू 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है वो इसके लिए एलिजिबल है। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। ये आपका पीएम किसान, ये योजना आपकी लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखना है, 24 फरवरी 2019 को ये योजना पहली बार लॉन्च हुई, 2019 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था कि सप्लीमेंट द नीड ऑफ द लैंड होल्डिंग फार्मर, जो फार्मर जिनके पास में ज़मीन है, ज़मीन कम है, उनको कहीं ना कहीं पे फ़ायदा पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य था। और हम बात करें इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 पर ईयर, मैंने आपको बोला 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देने का प्रावधान कहीं में है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्टली बैंक खाते में पहुंचेगा। स्कोप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये जब स्टार्टिंग में शुरू हुई थी तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को इन्होंने जोड़ा था, जिनके पास में जो ज़मीन है 2 हेक्टेयर तक है। बट अभी इन्होंने सब फार्मर इसमें इंक्लूडेड, सारे फार्मर जिनके पास में ज़मीन है वो सब इसके पात्र हैं, उनको 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 6,000 रुपये उनके खाद खरीदने, बीज खरीदने, इन सब में काम आएगा। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था, किसानों को फ़ायदा पहुंचाना। कुछ और चीज़ों की हम बात करें, जैसे कि हम फंडिंग की बात करते हैं कि भाई इसमें फंडिंग कहाँ से आएगी या फंडिंग का पैटर्न क्या रहेगा, तो याद रखिएगा इसमें 100% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट देती है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, किसने इंप्लीमेंट की है, इंप्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसने ये योजना को कहीं ना कहीं लॉन्च किया है। किसानों की नीड को फुलफिल करने के लिए जो छोटे खाद, क्रॉप से रिलेटेड से खाद, बीज, ये सब खरीद सकें, वो सब फायदे उन्हें मिल सकें, इसके लिए इस योजना को लॉन्च किया है। दूसरा, अगर हम और चीज़ों की बात करें, जैसे कि मान लो कोई फाइनेंशियल क्लच है या उनको पैसे कहीं ना कहीं, देखिए फार्मर क्या करता है, उसे खाद बीज खरीदने की ज़रूरत है तो जो लोकल साहूकार हैं वो उनके पास में पैसे लेने चला जाता है, और लोकल जो साहूकार हैं मन माने ब्याज पे उन्हें पैसे देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पे एक विशेष साइकिल चलता है, और फिर उनको चुकाना पड़ेगा, फसल भी उसे बेचनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं पे सरकार 6,000 रुपये दे रही है, जिसमें कि अपना खाद, बीज, वो सारी चीज़ें वो खरीद सके। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट बात करें, एक और चीज़, किसान पीएम किसान, इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, जो कि क्या था, डेवलप किया था किसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कोलैबोरेशन से ये ऐप लॉन्च हुई थी, जिसमें अपने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन का पार्ट था। इसके साथ में एक फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल भी था, जो कि मैंडेटरी था, से 5% एवरी ईयर उनको प्रोविजंस था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक ये मोबाइल ऐप के बारे में, एक पीएम किसान मोबाइल ऐप है, वो भी साथ में इन्होंने लॉन्च की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की, जो अब आपका द हिंदू से है। यहाँ पे एक छोटा सा केस था, उमर खालिद विड्रॉल बेल पिटिशन फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट। उमर खालिद वाला एक केस है, खैर हमें ये सब मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे बात करेंगे बेल पिटिशन, या पिटिशन होती क्या है, अपील क्या होती है, पिटिशन बोल लो, या अपील क्या होती है, पिटिशन के टाइप क्या क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत जनरलाइज मैनर में अगर हम बात करें, तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है, तो उसके 30 दिन में अगर कोई नया साक्ष्य सामने आ जाए, या किसी इंडिविजुअल को केस से रिलेटेड हो या ना हो, उसे ऐसा लगता है कि केस में कुछ गलतियां हुई है, तो वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकता है, या ऐसे कुछ बदलाव आए जिसमें ऐसा लगे कि कोर्ट से कोई ना कोई गलती हुई है, उस कंडीशन में कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो केस रिलेटेड हो,
पिटिशन फाइल कर सकता है या पिटिशन फाइल कर सकता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं पिटिशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे रिव्यू पिटिशन के बारे में। देखिए अंडर आर्टिकल 137 रिव्यू पिटिशन की बात करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। रिव्यू पिटिशन अंडर आर्टिकल 137 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 में रिव्यू पिटिशन के बारे में लिखा गया है। अब हम बात करें स्कोप ऑफ रिव्यू के क्या क्या रहेगा। देखो 3 चीज़ याद रखनी है, या तो कोई माइनर से मिस्टेक हुई हो, कोई एरर आया हो तब, जिसमें कि कुछ चीज़ें बदली हो, या दूसरा ये मान लिया जाए कि कोई फ्रेश कोई नई बातें या कोई नया मुद्दा सामने चल के आया हो, जिससे से लगे कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ या जस्टिस का कहीं ना कहीं पे गलत चीज़ें हुई है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर रिव्यू पिटिशन फाइल किया जा सकता है। पहला आपका रहेगा कि कुछ ऐसा एरर हुआ हो, मिसकंसेप्शन हुआ हो या माइनर कोई मिस्टेक हुई हो। दूसरा कुछ बात करें कि कुछ नए तथ्य सामने आए हो, तब भी ऐसा किया जा सकता है। अब हम बात करें रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा। देखिए जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, इसमें रिव्यू पिटिशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं हो केस से रिलेटेड हो, पिटिशन फाइल कर सकता है। 30 दिन में उनको पिटिशन फाइल करना है। कुछ केसेस में अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो 30 दिन के बाद भी पिटिशन फाइल किया जा सकता है। ऑल्दो इसमें जो जज है वो डिसाइड करेंगे कि whether that should accepted और नॉट। 30 दिन में रिव्यू पिटिशन फाइल किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। हम इधर सुप्रीम कोर्ट में 3 ग्राउंड है जिनके बेसिस पे वर्डिक्ट डिलीवर्ड किया है, और सीकिंग रिव्यू 3 रिव्यू। पहला तो कोई नया कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो जिसमें कि कुछ नए एविडेंस, कोई नए तथ्य सामने आए हों, ठीक है, तब वो फाइल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल पहले नॉलेज में नहीं था, बाद में नोटिस में आया हो। दूसरा मिस्टेक हुई हो, कोई ना कोई फेस टू रिकॉर्ड है, कोई एरर आया हो जो चीज़ देखी ना हो, या फिर दूसरे कोई भी सफिशिएंट ऐसा रीज़न हो जिसमें अदर 2 ग्राउंड या इन दोनों ग्राउंड के अलावा कोई ऐसा मुद्दा हो, उन सब के आधार पर रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आपको ध्यान रखना है 3 मुद्दे हैं जिन पे रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं आपके अगले न्यूज आर्टिकल के बारे में। जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका ये बहुत बड़ा इसमें आया था, आज बहुत बड़ा ऐड है, ठीक है। ये जयपुर एडिशन में आपका है, भास्कर में। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होती है योजना, क्या क्या है इसके लाभ। चलिए बात करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं पीएम जो है, पीएम ने प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य देखिए क्या है। सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल लगेंगे, सोलर पैनल लगने के बाद सोलर पैनल पे गवर्नमेंट डिस्काउंट देगी, सब्सिडी देगी, और उससे फ्री में बिजली कहीं ना कहीं पे मिलेगी। आपने देखा होगा सोलर पैनल रहते हैं छत पे। मैं आपको एक बार सोलर पैनल का फोटो दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सोलर पैनल देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये आपका अलग अलग सोलर पैनल से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स रहती है। इनके ऊपर ये हाउस होल्ड यूज़ के लिए भी होते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी सोलर पैनल हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से इससे बिजली बनती है, तो इसमें फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ होता है, और जो कि हम बाद में बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और जिससे बिजली मिलती है। ये है सोलर पैनल। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। तो पीएम ने ये योजना लॉन्च करी है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है। चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या पहलू हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो पॉइंट में ये है, यहाँ पे पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कितना है, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का इसमें रूल है पर मंथ। ये कहीं ना कहीं पे बनाया गया है रूल, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अनाउंसमेंट कब किया था, हालांकि इंटरिम बजट में इन्होंने पीएम मोदी ने इसको, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। टारगेट क्या है, 1 करोड़ घरों को लाइट अप करना या रोशनी प्रोवाइड करना। इंसेंटिव्स की बात करें तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, पंचायत है,
इन सब को इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। और रूफटॉप सिस्टम, जो छत पे जो सिस्टम लगता है उसके लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें कोई फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, पर इसमें वो सब्सिडीज दे रही है डायरेक्टली, जो कि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। कहने का मतलब जब आप पैनल खरीदोगे तब आपको पूरा पे करना पड़ेगा, बाद में पैनल का रिसीट लगाकर आप सब्सिडी रिसीव कर सकते हो आपके सीधे खाते में। वो किस में? वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट, क्या क्या फायदे हमें इसके बेनिफिट के इसके मिल सकते हैं। पहला, एनुअल इसका 15,000 से लेकर 18,000 तक की हाउस होल्ड सेविंग होगी, बचत होगी। दूसरा बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आएगी। और चीज़ों की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूथ को रोजगार और स्किल, ये सब कहीं ना कहीं पे यूथ को मिलेगा। ये सारे फायदे किसके? हर ये मुफ्त सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना के। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सब कुछ एक ही इसमें ऐड कर दिया है, प्लीज इस गो थ्रू कर लेना इसको एक बार। नाउ आपके सामने एक ये आर्टिकल था, ये आयकर के बारे में था। ये आपका दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें लिखा है आयकर ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई। ओके, तो हम बात करेंगे, आप देख आयकर इनकम टैक्स होता है, ये आपको पता ही होगा। अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। हमारे पास में कोर्ट होते हैं, बट कोर्ट जैसी एक क्वासी जुडिशियल स्ट्रक्चर है जहां पर जो पार्टी है जिसके साथ में गलत हो रहा है वो कोर्ट जाने के बजाय ट्रिब्यूनल जा सकती है। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अलग होते हैं और दूसरे मुद्दों के लिए बनने वाले ट्रिब्यूनल अलग होते हैं। तो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, हम वो सारे आज डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, पहला ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, फुल जुडिशियल नहीं, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब हाफ जुडिशियल आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया या दूसरे कुछ भी जो डिस्प्यूट है उनके लिए ये बॉडी कहीं ना कहीं पे बनाई है। ये होते कोर्ट जैसे ही ट्रिब्यूनल्स, पर ये स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक केस के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लेकर लिखा है फॉर द स्पेसिफिक पार्टीज मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड रिव्यूइंग देम डिसीजन फॉर द सो फोर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं पे ट्रिब्यूनल को डिफाइन करता है। आपके सुप्रीम कोर्ट रहेगा सबके ऊपर, उसके बाद में आपके हाई कोर्ट्स आते हैं उसके नीचे, और उसके बाद में आपके ये सारे के सारे कोर्ट आते हैं। जैसे कि आपका मेट्रोपॉलिटन लेवल पे आपका सिटी सिविल कोर्ट हो गया, स्मॉल कोर्ट्स हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, और फिर आते हैं आपके ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये किस चीज़ के लिए डील करेगा? जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कि वर्किंग हैं, उनके एक सर्विस रिलेटेड कोई मुद्दा है या उन सब से डील करता है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वो इनकम टैक्स के मुद्दे से डील करेगा। दूसरा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जितने भी एक्सीडेंट क्लेम होते हैं इंश्योरेंस, उनके साथ में। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनटीजी, जो कि जितने भी आपके पर्यावरण संबंधित मुद्दे उनसे डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, लेबर कोर्ट और फैमिली कोर्ट, ये आपकी स्ट्रक्चर है, प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा सारे कोर्ट की। चलिए नाउ ट्रिब्यूनल्स संविधान के किस आर्टिकल में इनके बारे में जिक्र किया गया? देखिए याद रखिएगा कि ट्रिब्यूनल इनिशियली इसके पार्ट नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था, पर बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 2 आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 323 ए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, और 323 बी जो कि अदर मुद्दे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड नहीं है उनके बारे में बात करता है। अंडर 320 बी याद रखिएगा, स्टेट भी उसके ऊपर रूल्स बना सकती है, या ऐसे ट्रिब्यूनल्स 330 ये 323 बी में स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने नॉर्म्स बना सकती है, अपना ट्रिब्यूनल बना सकती है, बट 322 ए में सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है ट्रिब्यूनल। चलिए बात करें, जैसे कि टैक्सेशन का मुद्दा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का मुद्दा हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर का मुद्दा हो गया, लैंड हो गया, सेलिंग प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्शंस का मुद्दा, फूड स्टॉप और रेंट और राइट्स, इन सब के ऊपर ट्रिब्यूनल बन सकता है, ट्रिब्यूनल ऑलरेडी है। चलिए एक और है आपका, अगर किसी 2 स्टेट में रिवर या रिवर से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो आपका आर्टिकल 262 में डील किया जाएगा, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो जो आपका आर्टिकल 262 है संविधान का, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए पावरफुल है और वो इंटर
स्टेट रिवर डिस्प्यूट के ऊपर ट्रिब्यूनल बना सकती है। ये एडिशनली आपको याद रखना है। आपका हो गया 323A, जिसमें कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, 323B जो कि किसी अदर मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ये करेगा, कोई भी मुद्दा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट आ गया 323A में, और बाकी जितने मुद्दे हो 323B में आएंगे। लेकिन जो आपका आर्टिकल 262 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर दो स्टेट के बीच में, दो राज्यों के बीच में रिवर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाएगी। ये आपको ध्यान रखना, 262 इसमें आता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब इसके बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ जानकारी है, इसे एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और इसके बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मुद्दे क्या हैं, कैसे डील करते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, इस वाले पेज पे एडेड है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा इसे एक बार। वीडियो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप इसे देख सकते हैं। चलिए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने एक ये अगेन ये आपका एक मुद्दा है, ये है द हिंदू के आर्टिकल में छपा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। देखिए पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? जो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन इकट्ठा करती है या पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, वो डोनेशन देती है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो ब्लैक मनी है उससे लोग डोनेशन दे रहे, फिर ब्लैक मनी का पैसा बाद में वाइट होके मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किए। इलेक्शन बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या रहेगा कि जो SBI की ब्रांच है वहाँ से कैश नहीं, चेक या किसी खाते से कोई भी पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, जो कि 1000, 10,000 ऐसे अलग अलग इसमें डिनोमिनेशन आते हैं। खरीद के वो उसे उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा करा सकता है और वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलेगा। दो चीज़ें हैं, किसने वो बॉन्ड वो पैसा दिया उसका नाम गोपनीय रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी पता नहीं चलेगा, और वो कहीं ना कहीं पे किसी और बैंक को भी वो पता नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात करें कि जो कैश में जो था, कैश में कहीं कोई ब्लैक मनी का जो लेन देन था वो बंद हो गया, क्योंकि पैसा किसी पर्सन के खाते से जाएगा। तो चलिए आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, मतलब वो अब अभी अमान्य है, लागू नहीं है। बात करते हैं व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च इन 2018 में लॉन्च हुई थी, जो कि एनोमस फंडिंग के लिए अलाउ करता है, मतलब कोई भी बिना अपनी पहचान बताए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोमिसरी नोट बोल सकते हैं, बैरियर बॉन्ड बोल सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड्स हैं स्कीम है वो 2017 के बजट में लॉन्च की गई थी, बाद में 2018 में उसे नोटिफाई किया गया, और इसको पीपल जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 15(1) है उसके थ्रू इसे एप्लीकेबल करवाया गया, आपको ध्यान रखना है। इलेक्टोरल बॉन्ड की कुछ और बात करें हम लोग तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ओनली डेजिग्नेटेड बैंक जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता है। आपके डिनोमिनेशन की बात करें इसमें तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। डोनर कितने भी बॉन्ड परचेज कर सकता है, बस डोनर को नो EKYC उसका होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रहे। दूसरा हम बात करें कोई भी कंपनी इंडिविजुअल कोई भी बॉन्ड डोनेट कर सकता है, उसका डोनर का नाम गुप्त रखा जाएगा, वो कहीं भी नहीं दिखेगा। डोनर का नाम कहीं पे किसी को भी पता नहीं होगा, ना वो पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा ना किसी और को पता होगा। दूसरा बात करें डोनर उस पर 100% टैक्स अजम्पशन मिलेगा उसे, मतलब उसे इनकम टैक्स में छूट उससे मिलेगी। कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा बात करें और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है, मतलब जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो ही इस बॉन्ड के थ्रू पैसा रिसीव करने के लिए एलिजिबल है, बाकी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान है, बाकी पार्टीज एलिजिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड के बारे में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेलेवेंट न्यूज़ आर्टिकल टुडे। होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, इस वीडियो को पूरा देखें। इसके नोट्स आपको जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल
करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड डे, अच्छे से तैयारी करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।